नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चा जैसे आप लोगों के एकम कसौटीज़ जो है वो शुरू हो चुके हैं। अब 29 को आपका एकम कसौटी रहेगा 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए एसएसटी और मैथ, जिसके अंदर आपको एसएसटी में चैप्टर्स आ रहे हैं 1 to 8, 15 और मैथ में चैप्टर आ रहे हैं 1, 2 और 14, दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी। तो आज हम करेंगे मैथ का। तो मैं मैथ के आपको वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी जिसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप अपने एकम कसौटी में 25 और 25 लेके आएंगे और आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि मैम मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। तो चलो शुरू करते हैं, जहाँ पे एक ही वन शॉट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एकम कसौटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूंगी। इससे ज़्यादा टफ और इससे ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, इतनी गारंटी मैं दे रही हूँ। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन कवर कर रहे हैं आज के सेशन में। सो बच्चों देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। HCF ऑफ 17 एंड 58 इज डैश। ठीक है, तो पहले 17 के फैक्टर्स निकाल दो। 17 क्या हो जाएगा, 17 वन जा 17, दैट्स इट। 58 के फैक्टर्स निकाल देते हैं हम लोग, तो 2 2 जा 4, 1 जा 9। ओके, तो 58 होगा हमारे पास 2 × 29। अब आप देखो तो कोई भी नंबर कॉमन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, 17, 29 प्राइम नंबर्स 2, 1 कुछ भी नहीं है। तो जब भी कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो उसका HCF क्या निकलता है बेटा, 1। ठीक है, जब कुछ कॉमन नहीं होता है 1। अच्छा आप नॉर्मली यूँ देखो, 258 फिर 29 1 जा 29, ये 1 आ गया। तो 2 9 × 1, अगर आप 1 भी लिखते हो तो आपको क्या कॉमन मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है, तो अगर कॉमन मतलब आप अगर पीछे 1 ना भी लिखो तभी आपको 1 लिखना होगा आंसर में, बिकॉज कुछ कॉमन नहीं है। अगर आप ये चीज़ देखते हो कि 1 की टेबल में हर एक चीज़ आती है तो सीधी बात है 1 कॉमन। ठीक है, तो HCF क्या हो जाएगा बेटा इसका, 1। नेक्स्ट हम देख लेते हैं LCM ऑफ द 5, 24 एंड 40। चलो तो 5 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 5 × 1। 24 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 × 12। ओके, 12 तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। हालांकि आप इस तरीके से फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं 40। 40 क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 × 2 8, 8 5 जा 40। चलिए अब देखें हम लोग यहाँ पर, तो पावर 5 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 का क्यूब × 3 का 1, यहाँ पर भी 2 का क्यूब × 5⁻²1। ठीक है, LCM में क्या होता है बेटा, LCM में हम लोग सारे के सारे नंबर्स ले लेते हैं और पावर जो होता है वो हाईएस्ट। हालांकि यहाँ पे 5 आया, ठीक है, तो 5 ले लेंगे, तो 5 यहाँ पे क्लियर हो गया। ये 2 आया तो यहाँ पे 2 का क्यूब ले लेंगे और फिर 3 बचा तो 3 पावर 1। ठीक है, तो 5 × 8 × 3, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है ना। ओके, 5 8 जा 40, 40 × 3 120। तो LCM कितना आ गया बच्चा, 120। ठीक है, ये सम्स लिटरली प्रैक्टिस करके जाना। फ़र्क सिर्फ क्या होगा, फ़र्क ये होगा कि ये 3 नंबर के बजाय आपको दूसरे 3 नंबर देंगे। ठीक है, बट क्वेश्चन तो यही होने वाले हैं। क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन यही रहेंगे। प्रोबेबली शायद नंबर चेंज भी ना हो, मैं आपको ये भी चीज़ बोल सकती हूँ, बट इन केस कुछ अगर पेपर चेंज करना है तो वो नंबर चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप नंबर्स का चेंजेस तो आप सीधी सी बातें कर ही लोगे आइडेंटिफाई। ठीक है, तो यू जस्ट हैव टू लर्न कि कैसे परफॉर्म करना है हमें, आंसर कैसे आंसर प्रेजेंट भी करना है, उसका मतलब कैसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखो प्रोबेबिलिटी है ना, कभी भी नेगेटिव में नहीं होते, याद कर लेना। फ्रैक्शन में होगी, परसेंटेज में होगी, डेसिमल में होगी, बट नेगेटिव में कभी नहीं होती है। तो इसके लिए ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, कैन नॉट पूछा है ना। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 25 मार्क्स इन द टेस्ट यू आर हैविंग इन योर हैंड्स एट प्रेजेंट। तो आपके पास समझो कि आपने 25 मार्क का एग्जाम दिया और आपके हाथ में पेपर है। वो जो पेपर है 25 मार्क का पेपर था, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप क्या मार्क्स लेके आ सकते हो। देखो जो भी मार्क्स आए समझो कि 25 में से आपने 19 स्कोर किए, समझ के चलो। तो 19 है तो एक ही क्वांटिटी ना, एक तो यही है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना। अब फेवरेबल आपका 19 मार्क्स आ रहे हैं, 17 आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं समझो। ठीक है, कुछ बच्चों के शायद 0 भी आ सकते हैं।
तो बेसिकली अगर आप देखो तो वो वैल्यू तो एक ही है, ठीक है, दैट कंसिडर एज 1। तो हमेशा ऐसा कोई है ना, देखो यहाँ पे 25 है, हो सकता है तुम्हें इसकी जगह 50 दिया जाए, हो सकता है इसकी जगह तुम्हें 100 दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, नंबर ऑफ मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉन्सेप्ट देख लो। तो ऊपर हमेशा क्या लिखोगे 1, मतलब आपके जो भी मार्क्स है उसको वन कैटेगरी में मानते हैं, ठीक है। और अपॉन में कितने नंबर्स आएंगे, तो मैंने क्या बोला 25 में 25 भी लेकर सकते हो, और कोई बच्चा ऐसा होगा जो 0 लेके आएगा। तो अगर आप देखो 1 से लेकर 25 तक आप देखो तो 25 मार्क वो हो गए, और अगर 0 भी ऐड करोगे तो 1 मार्क और आ गया, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए 26। तो याद कर लेना अपॉन में क्या है 26। तो अगर आपको 50 मार्क का एग्जाम है, अगर आपको 50 मार्क का एग्जाम है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/51। अगर 100 का है तो 101/100, ओके, सॉरी 1/101, ओके। सो बेटा आंसर क्या आ जाएगा 1/26, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना। तो जो भी आपको आया ना, जो भी आपको आया अपॉन में क्या ना करना, एक नंबर ज़्यादा कर लेना। द रीज़न इज दिस, टोटल मार्क्स का पेपर हमें 25 मार्क्स का है, नो डाउट, बट अगर हम टोटल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो 0 भी तो आ सकता है ना, तो इसके लिए 0 काउंट होगा। नाउ 5th क्वेश्चन बचा। क्वेश्चन क्या है, द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x equals to ax square plus bx plus c if a is less than 0 will be। देखो जब ये a की वैल्यू लेस देन 0 होती है ना, ठीक है, अब आप अगर आप लोगों ने मैंने चैप्टर 2 बनाया था, मैंने उसमें ये चीज़ बताई थी, अगर आपने देखा हो तो जब a की वैल्यू लेस देन 0 होती है, नेगेटिव में होती है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो बेटा ग्राफ उसके अंदर नीचे की तरफ खुलने वाला बनेगा, तो इसको हम कहेंगे पैराबोलिक डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। क्या बोल दोगे बेटा, पैराबोलिक ओपन डाउनवर्ड लिख देते हैं, ओपन डाउनवर्ड्स, ठीक है, या डाउन साइड। तो याद कर लेना, अगर a की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो आपका जो पैराबोला बनेगा वो ऐसे नीचे की तरफ बनेगा, और अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो पैराबोला क्या बनेगा बेटा, ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है। ऐसे हो सकता है, ऐसे कैसे भी, मतलब ऊपर की तरफ यू का शेप ऊपर की तरफ खुलेगा। तो अभी मैं आपको ये एक नोट दे देती हूँ, ध्यान दे देना कि अगर आपको एग्जाम में लेस देन 0 आता है तो ये लिख दोगे, अगर आपको एग्जाम में ग्रेटर देन 0 आता है तो क्या लिख दोगे आप, पैराबोलिक ओपन, सोचो अपवर्ड होगा ना, ठीक है, क्या हो जाएगा अपसाइड, अपवर्ड लिख दो या अप साइड लिख दो, जो भी आएगा, ठीक है, ऑप्शन तो आ ही जाएंगे इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्या है, 1/α प्लस 1/β क्या होता है। देखो 1/α प्लस 1/β अगर आप देखते हो तो इसको हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पे ले लो और इसको यहाँ पे ले लो, तो ये यहाँ पे आया तो बीटा और ये यहाँ पे आया तो अल्फ़ा, तो बीटा प्लस अल्फ़ा इनका मल्टीप्लाई होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अब बीटा प्लस अल्फ़ा आप देखो तो ये हो जाएगा हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है बेटा -b/a, और ये क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, मतलब कि c/a, इसको मैं -b/a इंटू a/c लिख दूँ, उल्टा कर देते हैं ना जब 4 होते हैं तो, ठीक है। a कट गया तो आंसर क्या आया -b/c। तो याद करना 1/α प्लस 1/β का आंसर क्या हो जाएगा -b/c, ठीक है। ऐसे हम कुछ भी दे सकते हैं, है ना, पता होना चाहिए। ओके, अब कुछ ट्रू एंड फॉल्स देख लेते हैं हम लोग। 5√7 + 2 इज़ एन इरेशनल नंबर, यस ट्रू, सीधी सी बात है, ठीक है। रूट जब भी हो तो ये जो रूट होता है उसको इरेशनल कहते हैं। अब इरेशनल नंबर के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, प्लस हो, माइनस हो, आपको हमेशा आंसर क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर माइनस बोल देते फिर भी इरेशनल हो जाता, ठीक है। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई बोल देते फिर भी क्या हो जाता, इरेशनल हो जाता। बात क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट, इन द p/q फॉर्म ऑफ 0.0875 द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2n एंड 5m, फॉल्स। मतलब क्या बोल रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं, देखो ये ना 9th के बेसिस पर थोड़ा सा इन्होंने क्वेश्चन फॉर्म किया है आपका नॉलेज चेक करने के लिए। तो कैसे है 0.0875, अगर आप इसको हटा दो डेसिमल को तो क्या होगा 875, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो 0.0875 875 कितना हो गया बेटा, यहाँ पे 10,000 हो गया, ठीक है। अब 10,000 अगर आप लिखो तो इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 10,000 मतलब क्या होता है 10⁴ होगा, तो 2⁴ इंटू 5⁴ होगा, 2 5 10 होता है ना, ठीक है। क्या होगा 2 × 5⁴, मतलब आंसर तो हमें अपॉन में क्या मिल रहा है, आंसर तो हमें 2 और 5 मिल रहा है। ये कह रहा है कि नहीं होना चाहिए बट यही है, तो इसके लिए आंसर क्या है, फॉल्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, -3/5 इज़ अ 0 ऑफ द p of x 3x - 5, 0 चेक करना है तो बस ये भी देखो 9 का ही कॉन्सेप्ट है। तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू आप x की यहाँ पे लगा दो,
सो क्या हो जाएगा 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3x की जगह -3/5 -5, 3 3 ज़ा 9 तो -5 9/5 -5 तो क्या हो जाएगा -9 5 5 ज़ा -25/5 तो क्या हो जाएगा आंसर निकालो तो ये हो जाएगा -34/5। क्या ज़ीरो आया? ठीक है, क्या ज़ीरो आया? नहीं आया। ज़ीरो नहीं आया इसका मतलब कि ये इसका ज़ीरो नहीं है। आंसर क्या होगा? फॉल्स। अब देखो एग्जाम में आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ पे इसकी जगह कोई और नंबर दे दे, आप इसे अप्लाई कर दो, आंसर ये क्या बोला? इज़ अ ज़ीरो। ज़ीरो मतलब कि आंसर क्या आना चाहिए बेटा? आपका आंसर क्या आना चाहिए? ज़ीरो आना चाहिए। अगर आंसर ज़ीरो आता है तो आपका आंसर ट्रू हो जाएगा, नहीं आता है तो फॉल्स। सिंपल सी बात है। अब ये क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, है ना, ये क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, ये नंबर चेंज कर सकते हैं, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है? आपको खाली एक्स की जगह उसको अप्लाई करना है, सॉल्व करना है, आंसर ज़ीरो आया तो ट्रू, नहीं आया तो फॉल्स। सिंपल सी बात। ठीक है, चलिए। द सम ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल इज़ -b/a। हाँ ट्रू। ठीक है, था ना अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है -b/a। सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन बेटा? देखो तो, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ 1। सीधी सी बात है, जितनी भी आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो उन सबका प्लस हमेशा 1 आना चाहिए, तो यस इट्स ट्रू। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सन राइजिंग इन द ईस्ट इज़ 0। कहाँ से 0 हुआ? ओके, हम क्या बचपन से क्या बोलते हुए हैं? सन राइजिंग इन द ईस्ट, है ना, द सन राइजिंग इन द ईस्ट, तो ईस्ट से ही तो उगता है ना, तो ये तो श्योर इवेंट है, तो इसके लिए आंसर क्या होगा? फॉल्स। अगर इसकी जगह पर 1 लिखा होता तो आंसर क्या लिख देते आप? ट्रू। ओके, तो ये है हमारा इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, और इसके लिए क्या हो जाएगा? सर्टन इवेंट। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। फिल इन द ब्लैंक्स। LCM A of B इंटू HCF A of B इज इक्वल्स टू वॉट? इज इक्वल्स टू नथिंग बट A मल्टीप्लाई बाई B। इसका मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, ये फॉर्मूला है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 8। चलो 2 नंबर्स हैं, उसका HCF 8 है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 384। मतलब कि वो जो 2 नंबर्स है ना उसका मल्टीप्लाई कितना है? 384। कह रहा है कि उसका LCM निकालो। अब ऊपर वाला फॉर्मूला ले लेंगे हम लोग। क्या फॉर्मूला था? LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाई B। LCM निकालना है, HCF 8 है और A मल्टीप्लाई बाई B आपको दिया हुआ है 384, तो LCM इज इक्वल्स टू 384/8। ठीक है, अब हो सकता है आपको एग्जाम में ट्विस्ट ये कर दे कि आपको LCM दिया जाए, आपको HCF निकालने को बोले, फिर भी सेम ही फॉर्मूला है, क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना। तो फॉर्मूला में ध्यान रखो। तो चलो 8 की टेबल लगा दें हम लोग। 8 4 ज़ा 32 होता है और 8 5 ज़ा 40। अच्छा 8 1 ज़ा 8 4 ज़ा 32, 6 बचेगा, 8 8 ज़ा 64। कितना आया LCM बेटा? 48। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। The probability of getting 5 month in August month is the probability of getting 5 Mondays in the month of August is dash। अब देखो एक चीज़ ना समझ जाओ, यहाँ पे आपको मंडे बोले, थर्सडे बोले, फ्राइडे बोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं रिपीट कर रही हूँ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है, यहाँ पे कोई भी, ठीक है, कोई भी वीक आपको दे दे, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपको मंथ जो है वो मंथ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ जाएगा। ठीक है, अब कैसे होगा? देखो 5 मंडेज। अब आप मेरी कॉन्सेप्ट समझो, मैं क्या बता रही हूँ आपको। एक हफ्ते में, एक वीक में 7 डेज होते हैं। ठीक है, एक मंथ में बेटा 4 हफ्ते होते हैं। एक मंथ में 4 हफ्ते होते हैं। अब एक हफ्ते में 7 दिन होंगे तो 4 हफ्ते में कितने दिन हो जाएंगे? 28 दिन हो जाएंगे। इतना क्लियर हो गया? अब बात करते हैं अगस्त मंथ की। अगस्त में टोटल डेज़ कितने होते हैं बेटा? टोटल डेज़ कितने होते हैं बेटा? 31 होता है ना। हाँ ठीक है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ओके हाँ जुलाई अगस्त हो ना, तो 31 डेज़ होते हैं। तो 31 डेज़ होते हैं तो यहाँ पे 28 डेज़ मतलब 4 हफ्ते। एक हफ्ते का एक मंडे गिन लो, मतलब यहाँ तक तो 4 मंडे आ ही रहे, यहाँ तक तो 4 मंडे आ ही रहे, फिक्स ही है। ठीक है, क्योंकि एक हफ्ते में एक मंडे तो आएगा, 4 हफ्ते हैं तो 4 मंडे तो आ ही रहे।
अगस्त में टोटल डेज 38 है, तो 28 माइनस कर दो तो कितने कितने एक्स्ट्रा दिन बच जाते हैं बेटा? इसमें एक्स्ट्रा दिन आ जा रहे हैं 3, 9, 10, 11, कितने बच जा रहे हैं? 3। अब 3 बच जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो 3 दिन में मंडे के आने के चांसेस कितने हैं? 3/7। 7 क्यों? क्योंकि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। देखो अब मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ, जैसे 3 दिन हुआ तो 3 दिन में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे हो सकता है, ठीक है। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे हो सकता है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हो सकता है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे हो सकता है, सैटरडे, संडे, मंडे हो सकता है ना, ठीक है। संडे, मंडे, ट्यूसडे हो सकता है, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ मंडे आने के चांसेस कितने हैं? 1, 2 और 3। ओके, तो इसके लिए क्या आ गया? 3/7। अब आपको ये सब हर बार करने की ज़रूरत नहीं, मैंने अभी आपको समझाने के लिए किया। अब आपको सीधा सीधा लॉजिक लगाना है। लॉजिक तो क्या है? दिमाग लगाना है। और वो ये है कि जब भी आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 ही आता है और कुछ आता ही नहीं है, 5 ही आता है। अब आपको मंडे बोले, ट्यूसडे बोले, थर्सडे बोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको सिर्फ मंथ पे ध्यान देना होगा। वो भी क्यों? क्योंकि मंथ में कितने दिन का गैप पड़ता है ना, वो आपको देखना है। तो आपको हर बार क्या करना है? हर बार आपको जो मंथ दिया हो उस पर देना टोटल डेज़ कितने हैं, उन डेज़ में 28 डेज़ माइनस कर दो कि जितने एक्स्ट्रा दिन बचे ना वो अपॉन में 7 लेके तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या बोल रहे हैं? इफ़ पी ऑफ इज़ 0.25 देन फाइंड पी ऑफ नॉट ए। अब अपने को पता है जो इवेंट होता है बेटा और जो इवेंट नहीं होता है, ठीक है। अब देखो आपको न्यू बार दे सकते हैं या तो फिर ऐसे करके डैश दे सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो जो इवेंट नहीं होता है उसका आंसर हमेशा क्या होता है? 1 होता है। अब ये इवेंट हो रहा है तो उसकी क्या है प्रोबेबिलिटी? 0.25। और जो इवेंट नहीं हो रहा है तो उसकी क्या हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 1 में से माइनस कर लो 0.25, दैट इज़ 0.75, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पी ऑफ नॉट ए 0.75। ओके, चलिए नेक्स्ट। अभी क्वेश्चन सुनना ध्यान से और समझना भी। आप लोगों में इसमें क्या सुनना है पता है? चलो बता रही हूँ मैं आपको। द ग्राफ ऑफ x इक्वल्स टू पी ऑफ y इज गिवन इन द फिगर बिलो फॉर सम x इक्वल्स टू पी ऑफ y, देन फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ y। अब जो बच्चे इस क्वेश्चन को देखेंगे ना, साफ साफ क्या करेंगे? साफ साफ ये कर लेंगे कि वो देखेंगे कि x एक्सिस पे कितनी बार काट रहा है, 1, 2, 3, 4, और नंबर ऑफ जीरोस का लिख के हो जाएगा 4, और यहाँ तो मैं मार्क्स हो जाएंगे 0। मैम क्यों? हमें तो स्कूल में यही सिखाया है। बात आपकी बिल्कुल सही है, बट आपको एक्चुअली ध्यान देना है यहाँ पर। अभी आप ना टेक्स्ट बुक खोल के देखना बेटा। टेक्स्ट बुक में आपको क्वेश्चन दिया होता है y इज इक्वल्स टू पी ऑफ x। क्या दिया होता है? y इक्वल्स टू पी ऑफ x। चलो मैं आपको दिखा दूँ क्वेश्चन। देखो मैं आपको बताऊँ, चैप्टर तो वही है, हाँ वही है, ठीक है। तो ओके, देखो क्वेश्चन देखो, लुक एट द फिगर ईच ऑफ द फाइंड नंबर जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। क्या दिया हुआ है? पी ऑफ एक्स। और हमें किसका निकालने को बोला है? पी ऑफ वाई। यस, यहाँ पे आप गलती करोगे। तो पी ऑफ वाई का निकालने को बोला है, इसका मतलब कि आपको देखना है कि ये ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है। बात समझ में आई बेटा? ये 1 मार्क तुम ऐसे गवा सकते हो। तो कभी भी है ना ऐसे फिगर देखकर ऐसे सीधा से टूट मत पड़ना, खाली इतना ज़रूर देखना कि आपको किसका ग्राफ निकालने को बोला है। अगर पी ऑफ वाई का निकालने को बोला है, जैसे इसमें कहा है, तो यहाँ पे पी ऑफ वाई, तो ये ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस पे कहाँ काट रहा है और कितनी बार काट रहा है? यहाँ काट रहा है, दैट्स इट, और कहीं पे नहीं काट रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोस क्या हो जाएगा बेटा? नंबर ऑफ़ ज़ीरोस 1 आ जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है। अगर यहाँ पे पी ऑफ एक्स लिख देता तो लिटरली मैं ये 1, 2, 3, 4 लिख के छोड़ देती आंसर, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना है, आपको कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं। पूरा आप यूट्यूब चैनल छांट के मारो, ये आपको कोई चीज़ नहीं बताएगा गुजरात बोर्ड का, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 12, 15 एंड 21। चलिए तो 12 के पहले फैक्टर्स निकाल देते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा, मतलब कि 2 का स्क्वायर इंटू 3। 15 क्या होता है? 3 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा? 5, और 3 को लिख देती हूँ, हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 3 थी एक साथ नीचे आता है इसके लिए। 21 क्या है? 3 7 ज़ा, तो मैं क्या लिख दूँगी? 7 इंटू 3, ठीक है। LCM निकाल देते हैं। LCM में सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे। 2 का पावर 2, 5, 7 और एक क्या बचा? 3 कॉमन है ना, 3 वो एक ही बार लिखोगे, हर बार नहीं लिखोगे। सो 2 का पावर क्या होगा? 4 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3, 4 5 ज़ा 20, 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 60,
60 इंटू 7 कितना हो जाएगा 420। ओके, और HCF में तो हम लोग खाली कॉमन ही देखते हैं ना, तो कॉमन क्या है 3 कॉमन है सब में, तो इसके लिए HCF क्या हो जाएगा 3। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या कह रहा है, अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the maximum number of burfis that can be placed in each stack? अब एक मिठाई बेचने वाला है, उसके पास 420 काजू की बर्फ़ी है और 130 बादाम की बर्फ़ीज़ है, ठीक है। अब वो जो है वो उनको ऐसे अरेंज करना चाहता है दैट ईच स्टैक हैज़ द सेम नंबर। ओके, तो जो उसको अरेंज करना है ना, सेम नंबर में उनको अरेंज करना है सारी बर्फ़ीज़। आपने देखा हो ना मिठाई का डब्बा देखते हैं ना बेटा आप, तो ऐसे करके बर्फ़ीज़ जो है वो अरेंज होती है, ठीक है। तो सेम नंबर अरेंज करना है और ऐसे अरेंज करना है कि कम से कम एरिया लगे, ठीक है, मतलब कि कम डब्बे में, छोटे डब्बे में ज़्यादा से ज़्यादा मिठाई अपन रख पाएँ। तो मैक्सिमम कितनी नंबर ऑफ़ बर्फ़ीज़ जो है वो हम लोग एक डब्बे में डाल सकते हैं, वो अपन को बताना है, ठीक है। चलो अब देखो, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे वर्ड क्या है, मैक्सिमम। मैक्सिमम वर्ड आया मतलब आपको क्या निकालना है, HCF, और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज। ओके, काजू बर्फ़ी कितनी है 420 और बादाम बर्फ़ी कितनी है 130। मुँह में पानी तो नहीं आ रहा बर्फ़ीज़ का नाम सुनकर, ऑब्वियसली होता है। ओके, तो हमें इसका निकालना है बेसिकली HCF, मैक्सिमम नंबर्स बोले ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फ़ी कितनी आ सकती है, तो हमें HCF निकालना है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लोग 420 के फैक्टर्स लिख देते हैं। 420 के फैक्टर्स निकाल देते हैं, 2 210 105 5 21 3 7 7 1। कितना आया, 2 का स्क्वायर 5 3 और 7, और 130 के फैक्टर्स निकाल देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 65 5 1 ज़ा 3 ज़ा 13 1 130 ना, हाँ कितना हो गया है 2 × 5 × 13। चलो HCF निकालते हैं। कॉमन नंबर क्या है, तो कॉमन नंबर एक तो 5 है और दूसरा 2 है, ठीक है। 2 में हम लेंगे लीस्ट पावर, याद करना HCF में अगर जो पावर, कॉमन नंबर में जो पावर होता है तो कम पावर वाला लेने का। तो क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे 5, तो कितने आ गए बेटा 10। कितने आ गए 10। तो मैक्सिमम 10 बर्फीज आप उसके अंदर रख सकते हो। सो HCF ऑफ 420 and 130 is equals to 10. Therefore, the sweet seller can make stacks of 10 burfis, stacks of 10 burfis of both kinds, ठीक है, दोनों। ओके, अब क्या होता है ना, जब हमें इस तरह का क्वेश्चन आता है ना वर्ड प्रॉब्लम, तो इस तरह की कंक्लूजन भी वर्ड प्रॉब्लम में वर्ड फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। तो इसके लिए ऐसे प्रेजेंटेशन रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर द कॉम्पोजिट नंबर्स। ओके, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला हम लोग ले लेते हैं 7 × 11 × 13 + 13। तो 13 कॉमन निकाल दूँ तो क्या आ जाएगा 7 × 11 × अब 13 बाहर आ गया तो × 1, यहाँ पे 13 बाहर आ गया तो 1 आ गया, ठीक है। तो 13 7 11 ज़ा 77 + 1, तो 13 कितना हो जाएगा 78। फैक्टर्स ले लेते हैं ना, ये आ जाएगा 13, 78 के फैक्टर्स निकाल देते हैं। क्या हो जाएगा 2 2 3 ज़ा 6 1 कैरी 9 3 13 ज़ा, तो क्या हो गया 2 × 3 × 13, यहाँ पे 13 भी तो पावर क्या आ गया 2। ओके, इसका मतलब कि देखो एक से ज़्यादा फैक्टर्स है, तो सीधी बात है एक से ज़्यादा फैक्टर्स को अपन क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं ना। ओके, तो यहाँ पे लिखोगे बिकॉज हियर द फैक्टर्स आर मोर देन 2, 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसके लिए कॉम्पोजिट नंबर हो गया। सिंपल सी बात है।
चलिए सेकंड नंबर देख लेते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। देखो जो कॉमन है वो पहले कॉमन बाहर निकाल दो, एक नंबर कॉमन होगा ही होगा, ठीक है, ध्यान दे देना। तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस ये 5 बाहर आ गया, इसमें लिखा नहीं, यहाँ पे प्लस है, प्लस के बाद 5 बाहर आया तो 1 लिखने की ज़रूरत है, यस लिखोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, चलो मल्टीप्लाई कर ले। 7 6 ज़ा 42, 42 4 ज़ा अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कंप्लीट हम लोग को यहाँ पे इन सब का मल्टीप्लाई आ जाएगा 1008 प्लस 1, तो 51009, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर तो 1009 प्राइम फैक्टर है, तो फैक्टर्स क्या हो गए 5 इंटू 1009 इंटू 1, ठीक है, प्राइम नंबर है 1। अब यहाँ पे आप देखो तो मोर देन 2 हुए ना, 1 2 3 3 फैक्टर्स हुए, तो यहाँ पे भी इसको भी आप क्या बोलोगे, कंपोजिट नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा अगेन, हियर द फैक्टर्स आर मोर देन 2, ठीक है बेटा, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस 8190 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। कोई नहीं, 8190 को फैक्टर्स बना देते हैं, 3 का टेबल लगेगा, ठीक है। 3 2 ज़ा 6 1 कैरी, सॉरी 2 कैरी, 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9 0, फिर से 3 का लगा देती हूँ, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3 0, ओके। यहाँ पे अभी दूसरा लगेगा 7 ज़ा 7 1 ज़ा 7 8 9 2, 3 ज़ा 0, ठीक है। 2 ज़ा लगा देते हैं, कितना आएगा 65 ज़ा, देन 5 ज़ा लगा देते हैं, कितना आएगा 13 ज़ा 1 ज़ा, तो 8190। आप देखो तो 3 2 बार है, तो 3 का स्क्वायर लिख दूँ बस, बाकी सब तो एक एक बार ही है, तो 3 का स्क्वायर 7 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13, आ गया आंसर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है, स्पोर्ट्स फील्ड के यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, एक पूरा सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। अब इस समझो ये ए पॉइंट है, यहाँ से सोनिया और रवि दोनों शुरू कर रहे हैं भागना। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक पूरा चक्कर ख़त्म करने में, और रवि को 12 मिनट लगते हैं एक पूरा चक्कर ख़त्म करने में, ठीक है। सो सोनिया टेक्स 18 minutes to complete 1 round, and Ravi takes 12 minutes to complete 1 round, ठीक है। तो सोनिया को 18 और रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, दोनों ने यहाँ से शुरू किया सेम समय पर और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों के दोनों। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन। देखो अभी आप देखो सोनिया को 12 मिनट लगेंगे, 18 मिनट लग गए, तो 18 मिनट यहाँ पे कवर करेगी तो उसका एक राउंड हुआ, फिर दूसरा शुरू करेगी तो दूसरे और 18 गिन लो तो कितना हो जाएगा 36, मतलब 36 मिनट में यहाँ पे पहुँचेगी। अगर हम रवि का देखते हैं तो उसको 12 मिनट लगते हैं ख़त्म करने में, तो एक राउंड 12 मिनट, फिर दूसरा राउंड 24 मिनट, तीसरा राउंड 36, तो दोनों का कॉमन टाइम कब आ रहा है 36 पे रवि 3 बार चक्कर मार के आ जाता है और सोनिया 2 बार चक्कर मार के आ जाती है, बट 36 मिनट वो टाइम है जहाँ पे दोनों एक साथ फिर से मिलेंगे, तो हमें यहाँ पे निकालना होगा इसका एलसीएम, और तो क्या ही है, ठीक है। तो 18 का क्या हो जाएगा, 9 2 18 होता है ना, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर, और 12 क्या होता है 4 3 12, मतलब कि 2 स्क्वायर इंटू 3। अब एलसीएम क्या होता है, कॉमन नंबर लेने का और हाईएस्ट पावर लेने का, तो ये पावर 2 हो गया और ये 3 का पावर 2 हो गया, तो 4 इंटू 9 कितना आ गया 36 मिनट्स। तो आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन, ओके। सो आफ्टर 36 मिनट्स
Ravi and Sonia will meet at starting point. डन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोपी बाय अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। ठीक है, अब गोपी जो है वो फिश खरीद रहा है एक्वेरियम, अपनी एक्वेरियम के लिए। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम। ठीक है, तो उसके एक्वेरियम में एक फ़िश है, उसने फ़िश बाहर निकाली, पूछा भाई कौन सी लेनी है। अब रैंडम से बाहर निकाली। अब जो टैंक था ना, ठीक है, जो टैंक था उसके अंदर जो मछलियाँ थी, ठीक है, उसके अंदर जो मछलियाँ थी उसमें से 5 मेल थी और 8 फीमेल थी। ठीक है, तो मेल फिश कितनी थी 5 और फीमेल फिश कितनी थी 8, तो टोटल फिश कितनी हो गई 13। ओके, अब क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज़ अ मेल। अब जब हाथ से यूँ बाहर फिश निकाल रहा है ना, तो कौन सी क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेल फिश आई है वहाँ पे। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। देखो एक बार तो फॉर्मूला लिखना ही लिखना, ठीक है, तो मार्क्स मिलते हैं उसके, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अब हमें कितनी, उसको मेल फिश चाहिए, तो मेल फिश कितनी है 5, टोटल कितनी है 13। आ गया, सिंपल, बस इतना ही करके छोड़ दो। सेकंड, नॉट अ मेल फिश, मेल फिश नहीं होनी चाहिए, तो मेल फिश नहीं मतलब क्या होनी चाहिए, फीमेल फिश होनी चाहिए ना, सीधी सी बात है। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग मेल फिश, तो क्या हो जाएगा, फीमेल फिश। अब एक बार लिख दिया फॉर्मूला, बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कितनी है 8, तो क्या लिखोगे आप 8/13। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बैग कंटेन्स 3 रेड balls and 5 black balls. A ball is drawn out at random from the bag. What is the probability that the ball is red and not red? चलो, एक बैग है, उसके अंदर 3 रेड बॉल हैं। ठीक है, तो रेड बॉल्स कितने हैं 3 और ब्लैक बॉल्स कितने हैं 5, और तो कोई बॉल नहीं है ना, तो टोटल बॉल्स कितने हो गए 8। अब एक बॉल हम उस बैग में से निकाल रहे हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज़ रेड। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल है ना वो रेड कलर का है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग रेड बॉल इज इक्वल्स टू, अब फॉर्मूला नहीं लिख रही, पर आप एग्जाम में एक बार फॉर्मूला ज़रूर लिखना। अब फॉर्मूला क्या कहता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो आपको रेड बॉल चाहिए ना, तो रेड बॉल कितने हैं 3 है, टोटल बॉल्स कितने हैं 8 हो गए। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारे पास, नॉट रेड बॉल। अब रेड बॉल नहीं चाहिए, तो मतलब कौन सा हो जाएगा, ब्लैक बॉल हो जाएगा ना, ऑफ नॉट हैविंग रेड बॉल्स, तो कितना हो जाएगा 5/8। ठीक है, सिंपल साधारण चीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ चाइल्ड हैज़ अ डाई हुज 6 फेजेस शो द लेटर्स एज गिवन। ठीक है, अब डाई में 6 चेहरे होते हैं। अब 6 चेहरे में A B C D E और A अपन ने वहाँ पे चिपका दिए हैं ऐसे पेपर्स। ठीक है, द डाई इज़ थ्रोन वंस, डाई को अपन एक बार उछाल रहे हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A। अब A निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, चलो तो पहले यहाँ पे ये लिख दो, टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं डाई में 6 है ना। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A। अब आप A कितनी बार है, एक बार है और 2 बार है, 2 बार है। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 2/6। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, टोटल कितनी बार है 6 बार है, तो क्या हो जाएगा 1/3, 1 जा 3 जा। सेकंड देख लो, डी कितनी बार है, एक ही बार है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग D इज इक्वल्स टू 1, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटीज क्या हो जाएगा 1/6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ √2 एज द सम एंड 1/3 एज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है
एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है 1/3। फॉर्मूला क्या कहता है बेटा? फॉर्मूला कहता है हमें कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, सो p ऑफ x इज इक्वल्स टू k x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम। ठीक है, सम मतलब क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा होता है ना। कितना दिया हुआ है? √2, तो √2x लगा दिया, प्लस प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? 1/3। ओके, अब इसको यहाँ पे भी लीव कर सकते हैं। अगर आपके स्कूल में कहा है कि नहीं एलसीएम निकाल के अच्छे से करना है तो वैसे कर लो। एलसीएम का मतलब ये है कि ये 3 अपॉन में है ना, तो ये अपॉन वाला नंबर जिसके अपॉन में नहीं है, इसके अपॉन में 3 नहीं है ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके अपॉन में भी नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x², 3 इंटू √2, 3√2x प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द जीरोस ऑफ द p ऑफ x 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इसके जीरोस निकालने हैं। तो p ऑफ x इज इक्वल्स टू, पहले इसको ना अरेंज कर लो। क्या? 6x², ये 7 आगे आना चाहिए, माइनस 7x माइनस 3, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा बोलता है ax² प्लस bx प्लस 3, मतलब x² फिर x नहीं चाहिए, तो x², ये x है, इसके लिए इसको यहाँ पे किया। मैम साइन चेंज नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इक्वल टू क्या शिफ्ट नहीं किया, हम लोगों ने बस यहाँ पे शफल किया। समझो एक बेंच पे, ठीक है, चुन्नी, मुन्नी, बबीता 3 बैठी हुई हैं, तो टीचर ने बोला भाई चुन्नी तुम यहाँ से लेकर यहाँ पे चली जाओ बस, और बबीता तुम यहाँ पे आ जाओ, तो एक ही बेंच पे शिफ्ट हुई है ना। ठीक है, ऐसे तो मैम ने बोला नहीं कि चुन्नी चलो उठो, तुम बबीता से बहुत बात करती हो, तुम यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, मुन्नी को वहाँ भेज दिया, ऐसा तो नहीं है, दूसरी बेंच तो चेंज नहीं की, एक ही बेंच पे शफलिंग कर लिया, तो इसके लिए उनकी साइन चेंज नहीं होती है। ओके, अब जीरोस कैसे निकालने? तो जीरोस निकालने का बेटा सिंपल तरीका है, दैट इज़ अ स्प्लिटिंग मिडल टर्म। तो क्या करना होगा? ये 6 और ये 3 को मल्टीप्लाई कर लो। 6 3 मतलब कि जो फर्स्ट नंबर है और जो लास्ट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 3 क्या हो गया बेटा? 18 हो गया। अब ये 18 किस किस की टेबल में आता है वो चेकआउट कर लो। 18 1 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, बस, और तो किसी में नहीं आता। अब हमें मिडल में क्या चाहिए? 7 चाहिए। देखो 7 कैसे मिलेगा? अब 18 और 1 प्लस करोगे तो 19 और माइनस करोगे 17, तो ये तो आएगा नहीं। 2 + 9 11 और 9 - 2 7 चाहिए ना। हाँ बस यही है, यही हमारे सपनों का राजा है जो हमको पहुंचाएगा हमारे मंजिल की तरफ। तो क्या करना है? ये जो फर्स्ट नंबर है 6x² एज इट इज़ लिख दो, माइनस की साइन है माइनस। अभी आपने जो फैक्टर डिसाइड कर लिया ना, उसमें जो ग्रेटर नंबर है 9 पहले वो लिखोगे, फिर जो स्मॉलर है वो लिखोगे, उसके बाद जो लास्ट नंबर बच जाता है ना इसको लिखोगे यहाँ पे। अब आप देखो ये जो 7 है उसको अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, इसके लिए इसको कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। आई रिपीट, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ये वाला चीज़ सीख लेना, क्योंकि आपको जब चैप्टर 4 आएगा ना तो उसमें तो लिटरली पूरी एक्सरसाइज है इसके ऊपर। ठीक है बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इन दोनों के बीच में एक साइन आनी चाहिए, ठीक है, इसे छोड़ नहीं सकते अपन। तो क्या आएगी? तो देखो माइनस माइनस जो भी ये वाली हो ना वो लिख देगा, माइनस माइनस प्लस। ओके, अब आपके बन गए यहाँ पे 4 फैक्टर्स, ये 2 का और ये 2 का अपन ग्रुप बना देंगे। तो यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा? 3x कॉमन निकलेगा, क्या रहेगा? 2x - 3। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 निकलेगा, तो 2x - 3। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो 2x - 3 और दूसरे जो बाहर वाले नंबर है उसको लिख दो 3x + 1। ठीक है, इक्वल टू में क्या लिखते जाओगे? 0 0, जीरोस निकाल लेना। सो 2x - 3 = 0, तो x = 3/2। ओके, एंड 3x + 1 = 0, तो x = -1/3। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ 4u² + 8u। फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब सम और प्रोडक्ट निकालना है अपने को। ठीक है, देखो अभी 4u² + 8u, इसको आप कंपेयर करो ना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन के साथ, तो क्या हो जाएगा? ax² + bx + c = 0। अगर हम यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो तो a की जो वैल्यू है, ठीक है, a के साथ क्या 4 आ रहा है, b के साथ क्या आ रहा है 8, और c के साथ का नंबर ही नहीं है, मतलब 0। ठीक है,
अब आपको बोला है सम ऑफ द ज़ीरोस निकाल दो। सम ऑफ ज़ीरोस फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी मतलब कि -8 अपॉन 4, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया बेटा -2। ठीक है, देखो इन्होंने आपको ये नहीं बोला है कि ज़ीरोस निकालने के बाद सम और प्रोडक्ट करो, इन्होंने सीधा बोला कि सम और प्रोडक्ट बताओ, तो हमें इसमें ज़ीरोस निकालने की ज़रूरत है, हम डायरेक्टली सम और प्रोडक्ट बता सकते हैं इसके फॉर्म में। ठीक है, फिर आएगा आपके पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। बहुत सारे बच्चे आपके स्कूल में यही करेंगे, पहले इसको स्प्लिटिंग मिडल टर्म से सॉल्व कर लेंगे, फिर जैसे हमने यहाँ पे 2 एक्स निकाली ना, वो 2 निकालेंगे एंड देन निकालेंगे, उसमें इसमें करने के पूछे तो करो, अदरवाइज तो क्यों ज़रूरत है। अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ सी अपॉन ए, सी क्या है 0 अपॉन 4, आंसर क्या आया 0, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का आंसर क्या आया 0। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो क्या है अभी, महेश एंड हर्ष आर फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज एंड सेम बर्थडेज इग्नोरिंग द लीप ईयर। ठीक है, महेश और हरेश 2 फ्रेंड्स हैं और क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका बर्थडे अलग अलग तारीख पे आता है और सेम तारीख पे आता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा गया है। अब फ़र्क से इतना होता है, हमें खाली नाम चेंज कर लेते हैं, सीमा सरीदा लिख देंगे, ठीक है, महेश और हरेश आ गया, ओके, राम और श्याम लिख देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नाम से तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो चलो देखते हैं इसको करना कैसे। देखो बेटा, अभी पहले बात करते हैं डिफरेंट बर्थडेज़ का। अब देखो टोटल लाइक इग्नोरिंग लीप ईयर नहीं है, तो मतलब टोटल अपने पास कितने डेज़ हो जाते हैं 360 डेज़, सॉरी 365 डेज़। ठीक है, अब महेश का, ठीक है, महेश और हरेश का बर्थडे अलग अलग दिन पे आता है, वो हमें बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है। देखो महेश की अगर हम बात करते हैं तो महेश के पास पूरा का पूरा साल है समझो, ठीक है, पूरा का पूरा साल है उसके पास, तो उसके पास प्रोबेबिलिटी कितनी है 365 की है। ओके, उसके पास प्रोबेबिलिटी है 365। ठीक है, किसी भी दिन को वो आ सकता है, तो महेश का तो 365 डेज़ का हो गया। ठीक है, इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी फॉर महेश इज़ 365 और टोटल कितना होता है 365, तो आंसर क्या आया 1, कोई भी दिन उसका हो सकता है। अब समझो एक कोई भी दिन महेश का हुआ तो हरेश के लिए वो माइनस कर लेंगे। ठीक है, टोटल 365 डेज होते हैं, समझो कि 5 सितंबर को महेश का बर्थडे है, तो वो एक दिन हटा दो, टोटल कितने दिन बच गए 364। ठीक है, तो हरेश के लिए टोटल दिन कितने हो गए 364 डेज हो गए, तो प्रोबेबिलिटी फॉर हरेश कितना हो जाएगा 364 अपॉन टोटल डेज कितने हैं 365, सिंपल। आई बात समझ में? ओके, फिर बात करते हैं सेकंड। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों दोस्तों का बर्थडे एक ही दिन पे हो। ठीक है, अब उसमें तो क्या है, ठीक है, जो भी दिन होगा सबके दोनों के लिए सेम ही है। ओके, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सेम बर्थडे इज़ 1, कोई भी एक दिन हो सकता है। समझो 5 सितंबर को हरीश का भी और महेश का भी है, तो 5 सितंबर इज़ 1, टोटल डेज कितने हैं 365, सिंपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। अरे बाप रे, जोरदार क्वेश्चन आया। फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, जीरोस भी निकालना है और रिलेशनशिप वेरीफाई भी करना है। चलो फर्स्ट नंबर शुरू करते हैं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करेंगे, मैंने अभी आपको सिखाया कैसे करना है। चलो, तो अब यहाँ पे क्या है 8, यहाँ पे क्या है कुछ नहीं तो 1 इंटू 8 इज़ 8। अब 8 किसकी टेबल में और आता है, अब लोग मैम 2 4 8 आता है और तो किसी में नहीं आता, और हमें मिडल में क्या चाहिए 2 चाहिए, तो 4 में से 2 माइनस कर लेंगे 2 मिल जाएगा ना, यस। तो अपना ये वाला फैक्टर डिसाइड हो गया। अब क्या कर लेंगे, देखो हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये क्या है 2 और 4, तो पहले 4 लिखेंगे ग्रेटर नंबर, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर क्या होगा 2x, फिर लास्ट नंबर लिख दो माइनस के साथ, जो भी साइन है उसके साथ। अब यहाँ पे आपके पास 2 2 के ग्रुप बन गए। चलो कॉमन निकालो, क्या हो जाएगा x माइनस 4, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा 2, तो x माइनस 4, तो क्या हो गया x प्लस 2 एक ब्रैकेट आ गया और x माइनस 4 दूसरा ब्रैकेट आ गया, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, और x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ठीक है, डन।
अब हमारे पास -2 और 4 आ गया। सो क्या लिखेंगे, लेट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -2, एक ज़ीरो को अल्फ़ा ले लो और दूसरे ज़ीरो को बीटा ले लो। निकालना है सम ऑफ द ज़ीरोस, सम ऑफ द ज़ीरोस। अब उसके पहले यहाँ पे जो इक्वेशन है वो लिख दें और उसको अपन कंपेयर कर लें स्टैंडर्ड के साथ। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -8, ठीक है ना। सो सम ऑफ द ज़ीरोस क्या होता है बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन a। अल्फ़ा की जगह -2, बीटा की जगह 4, b की जगह -2 अपॉन 1, माइनस प्लस माइनस 4 में से 2 गया, 2 बच गया, माइनस माइनस प्लस आया, सेम आंसर। यस मैम। ओके, अब करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c अपॉन a, ठीक है। तो अल्फ़ा क्या है, कहाँ गया, हाँ -2, और बीटा क्या है 4, c क्या है -8 और a क्या है 1, -2 इंटू 4 -8 और यहाँ पे भी क्या आया -8, सेम आ गया, ठीक है। वेरीफाइड, डन। चलिए चलते हैं सेकंड नंबर की तरफ। p ऑफ x इज इक्वल्स टू x² -3। ओके, सो x² -3 इज इक्वल्स टू 0, x² इज इक्वल्स टू -3 वहाँ पे जाएगा तो +3, तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट, ये स्क्वायर यहाँ पे है तो रूट में आएगा तो प्लस माइनस, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू √3 और बीटा इज इक्वल्स टू -√3, डन, ठीक है। ओके, नाउ अब x² -3 इक्वल टू 0, कंपेयर कर लो इसको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। तो a की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1, b देखो x का टर्म यहाँ पे है ही नहीं तो इसके लिए 0, c क्या हो जाएगा -3, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट नंबर लिख देते हैं हम लोग, सम ऑफ ज़ीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन a। अल्फ़ा क्या है बेटा √3 प्लस बीटा क्या है -√3, -0 है b का वैल्यू और a का वैल्यू 1। ना √3 प्लस माइनस -√3 कितना हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सेकंड नंबर बात कर लेते हैं हम लोग। सेकंड नंबर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a। अल्फ़ा है √3, बीटा है -√3, c है -3, a की जगह 1, है ना। देखो √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है और माइनस की साइन आ गई, यहाँ पे भी क्या है -3 है, हो गया वेरीफाइड। ये आपको बेटा आएगा 3-3 मार्क में क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, प्रूव दैट √7 इज इरेशनल, ठीक है। तो पहले तो हम अज्यूम कर लेंगे कि ये इरेशनल नहीं है। Let's assume √7 is a रैशनल नंबर। अगर कोई भी नंबर रैशनल होता है बेटा तो उसको हम लोग p/q फॉर्म में लिखते हैं। p/q लिख दो या a अपॉन b लिख दो, ओके। जहाँ पर वेयर a एंड b आर इंटीजर्स भी है, ऑल्सो a एंड b आर को-प्राइम्स। को-प्राइम्स क्या होता है बेटा, को-प्राइम्स का मतलब है कि दोनों के कॉमन खाली 1 आएगा, जैसे 7 और 5, तो 7 भी टेबल 1 में आता है, 5 भी 1 में आता है ना, तो इनको को-प्राइम्स कहते हैं। तो इनका HCF कितना होता है बेटा 1 होता है, ठीक है। अब हम इसको स्क्वायरिंग कर लेंगे, इसको नंबर 1 डाल देती हूँ मैं। स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स, जैसे लिख रही हूँ वैसे ही लिख के आना, फुल मार्क्स मिलेंगे। √7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a अपॉन b का होल स्क्वायर। √7 का स्क्वायर 7, a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर, b को यहाँ पे लेके जाओ तो 7b² इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब इसका मतलब ये है कि b² इज इक्वल्स टू a² अपॉन 7, ठीक है। समझो कि a² जो है उसको 7 डिवाइड कर रहा था, तो उसमें आंसर क्या मिल रहा है b²। तो अगर a को 7 डिवाइड किया तो b को भी a को डिवाइड करेगा। देखो जैसे कि मैं ये कह रही हूँ
कि 49 को 7 डिवाइड कर सकता है? हाँ बोलोगे यस मैम बिल्कुल कर सकता है। 7 7 49, आंसर क्या आया 0। ठीक है, तो 7 को भी तो 7 डिवाइड कर सकता है? बोलोगे हाँ जी मैम बिल्कुल सही बात है, कर सकता है। 7 7, आंसर 0। तो हेयर 7 डिवाइड्स a स्क्वायर, सो देयरफॉर 7 ऑल्सो डिवाइड्स a। ठीक है, a को डिवाइड कर सकता है। अगर वो डिवाइड करेगा तो ऊपर कोई ना कोई तो नंबर आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने 7 7 49 लिखा, यहाँ पे 7 1 7, ऊपर कोई ना कोई क्वोशंट आएगा तो उसको ऐसे लिखेंगे। सो देयरफॉर सो लेट्स से a इज इक्वल्स टू 7c, वेयर c इज सम इंटीजर। ठीक है, अब बोलोगे मैम ये कैसे आया? हालांकि आपको चैप्टर 1 पूरा देख लो बेटा, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया था उसके अंदर, पर ठीक है बता देती हूँ मैं यहाँ पे। देखो 7 है, कोई भी आप नंबर ले लो, समझो कि अपन कह रहे हैं 42, समझो तो 7 क्या करेगा? 7 6 42, 0। तो ये जो नंबर मल्टीप्लाई हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके तो 42 मिला ना। ठीक है, यहाँ पे 7 1 7, ये 7 कहाँ से आए? इनको मल्टीप्लाई करके। ये 49 कहाँ से आए? इनको मल्टीप्लाई करके। तो ये जो ऊपर अपन लिखते हैं उसको c लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 49 मतलब क्या हो जाएगा? 7 × 7, तो ये 7 नंबर है और ये 7 कोई भी नंबर c। ठीक है, तो इसको अपन c लेते हैं। तो समझो कि a जो है वो डिवाइड हो रहा है 7 के साथ, तो कोएफिशिएंट ये सब क्या आएगा? इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 7 के साथ किसको मल्टीप्लाई करोगे? कोई भी एक इंटीजर है। 42 के लिए 6 हो गया, 7 के लिए 1 हो गया, 49 के लिए 7 हो गया। ठीक है, तो उसको c लिख देते हैं हम लोग, और ये क्वेश्चन नंबर 2 डाल देते हैं और इसको अप्लाई कर लेते हैं। सब्सटीट्यूटिंग a इज इक्वल्स टू 7c इन इक्वेशन नंबर 2। तो 7b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। 7b स्क्वायर a की जगह पर 7c स्क्वायर। 7b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49c स्क्वायर। तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49c स्क्वायर अपॉन 7। 7 1 जा 7 7 जा, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7c स्क्वायर। तो इसका मतलब ये होगा कि b स्क्वायर अपॉन 7 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। अब फिर से वही चीज़ आ गई। हेयर अगर b स्क्वायर को 7 डिवाइड कर सकता है, हेयर 7 डिवाइड्स b स्क्वायर, सो देयरफॉर 7 ऑल्सो डिवाइड्स b। ठीक है, अब देखो a को भी 7 डिवाइड कर रहा है, b को भी कर रहा है, तो मतलब कि a और b का कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 7 हो गया। जबकि हमने a और b का कॉमन फैक्टर क्या लिखा था? 1 लिखा था। HCF क्या था? 1 था। यहाँ पे कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। ठीक है, सो हेयर HCF ऑफ a एंड b इज इक्वल्स टू 7। ओके, ये 7 आया विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। जो हमने अज्यूम किया था उसे कॉन्ट्राडिक्ट मतलब अपोजिट आ रहा है। विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन दैट HCF ऑफ a एंड b इज़ 1। हमने 1 लिखा था, अभी 7 आया है। अब अगर जो हमने अज्यूम किया था वो गलत आंसर आ रहा है, इसका मतलब कि हमने अजम्पशन ही गलत लिखा है। ओके, सो देयरफॉर आवर अजम्पशन इज फॉल्स। हेंस √7 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये बेटा आपको आएगा 3 से 4 के क्वेश्चन के अंदर, तो अच्छे से इसको ऐसे ही प्रेजेंट करके आओगे। ठीक है, कोई भी इसमें घपला नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ना बच्चों 23rd नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अ कार्टून कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स ऑफ विच 88 आर गुड, 8 आर माइनर डिफेक्ट्स एंड 4 हैव मेजर डिफेक्ट्स। ठीक है, तो एक कार्टून में 100 शर्ट्स हैं, उसमें से 88 बहुत अच्छी शर्ट्स हैं, तो लिखते जाओ साथ साथ में। गुड शर्ट्स कितनी हैं? 88। ओके, माइनर डिफेक्ट्स कितने हैं? 8 शर्ट में माइनर डिफेक्ट्स हैं। ओके, और मेजर डिफेक्ट्स कितने में है? 4 में। 4 शर्ट्स हैं जिसमें ज़्यादा डिफेक्ट्स हैं। ठीक है, टोटल तो हमारे पास कितनी है? 100 होगी। ठीक है, टोटल 100 है ना यहाँ पर। चलिए ना, जिमी अ ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट्स विच आर गुड। अब जिमी जो है खाली वही शर्ट्स लेगा जो अच्छी हैं, जबकि सुजाता जो है वो विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट्स विच हैव मेजर डिफेक्ट्स। तो वो उन्हीं शर्ट्स को नहीं लेगी जिसमें डिफेक्ट्स मेजर हैं। ठीक है, तो ये दोनों की कंडीशन है।
तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एक्सेप्टेबल ऑफ जिम्मी, ठीक है, जिम्मी को शर्ट्स एक्सेप्टेबल होंगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो जिम्मी एक्सेप्ट्स ओनली गुड शर्ट्स, और टोटल गुड शर्ट्स कितनी है 88 है, ओके। सो और टोटल शर्ट्स कितनी है 100। सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल, कितनी है उसके पास 88 है, टोटल कितनी है 100, ओके। इसको थोड़ा कटिंग कर लेते हैं, रिडक्शन फॉर्म में लेके आते हैं। 244 ज़ा 250 ज़ा 222 ज़ा 225 ज़ा, सो कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी 22/25, ओके। फिर बात करते हैं सुजाता की। सुजाता ओनली रिजेक्ट्स मेजर डिफेक्ट शर्ट्स। अब देखो मेजर डिफेक्ट कितनी है 4, इसको हटा दो, बाकी सब वो एक्सेप्ट कर लेगी, मतलब कि बाकी 96 को एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है, 96 शर्ट्स। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल कितनी है 96/100, कटिंग कर लेते हैं। 250 ज़ा 2 4 ज़ा 8 48, 225 ज़ा 224 ज़ा कितनी आ गई 24/25, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड डायमंड ऑफ एंड एस ऑफ डायमंड, ठीक है, 5 कार्ड्स हैं, एक 10 का है, एक जैक है, एक रानी है, एक राजा है और एक इक्का है डायमंड का। आर वेल शफल्ड विद द फेस डाउनवर्ड्स, 1 कार्ड इज देन पिकअप एट रैंडम, ओके। टोटल कार्ड्स कितने आ गए 5। हमेशा प्रोबेबिलिटी में पहले टोटल लिख देने का, ठीक है, तो क्लियर हो जाए। अब अपन एक रैंडम कार्ड उठा रहे हैं, क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन, ओके। क्वीन कितनी है, रानी कितनी है, एक ही है ना, तो एक ही है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड इज क्वीन इज इक्वल्स टू 1/5, फेवरेबल 1 है, टोटल कितने हैं 5, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला तो मैं बाबा नहीं लिखूंगी। सेकंड क्या है, इफ़ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, अब ना रानी को हमने निकाला और उसको साइड में रख दिया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस, तो अब जो सेकंड कार्ड उठा रहे हैं ना उसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि वो इक्का निकलेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दे देना कि यहाँ पे टोटल कार्ड्स चेंज हो जाएंगे। क्यों चेंज हो जाएंगे, क्योंकि रानी उठाई उसको साइड में रख दिया, तो अभी टोटल कार्ड्स कितने बच गए 4 बच गए, ये चीज़ पे बच्चे गलती करके आएंगे, ठीक है। तो 4 बच गए। अब अपन को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड इज एस, ठीक है, एस है। अब इक्का कितना है, एक ही है, तो 1/4, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए 1/4 ना कि 1/5, ये चीज़ ध्यान दे देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डाइस इज थ्रोन वंस, एक बार अपन डाइस को उछाल रहे हैं। अब एक डाइस में टोटल कितने होते हैं 6 साइड्स होते हैं ना, ठीक है। सो टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे 6, कौन से 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 होता है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर। अब मुझे बता प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है और 5 है, ठीक है। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, याद कर लेना। टोटल प्राइम नंबर कितने हो गए 3, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 3/6, मतलब कि 1/2, ओके। फिर क्या कह रहा है, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में कितने नंबर है, 1 2 3 है ना, 1 2 3 नंबर हैं। सो प्रोबेबिलिटी अगेन 3/6 कितना हो जाएगा 1/2, ओके। अब क्या कह रहा है, एन ऑड नंबर, ऑड नंबर कितने हैं 1 3 और 5, मतलब फिर से 3 नंबर आ गए, कितने 1 3 और 5 ऑड नंबर हुए। तो अगेन प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3/6, मतलब कि 1/2, डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर। अब एक स्पिनिंग चार्ट है और ये एरो है, ठीक है, इसको इस चार्ट को घुमा रहे हो भ्र करके और ये एरो कहीं पे आके रुकेगा। दे आर इक्वली लाइकली। ओके, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। अब टोटल कितने नंबर्स हैं? 8 नंबर्स हैं। तो सबसे पहले लिख दो टोटल नंबर्स कितने हैं? 8 हैं। फर्स्ट क्या करना है? पॉइंटिंग 8 पे करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए ऑफ पॉइंटिंग 8। अब 8 नंबर कितनी बार है पूरे चक्कर में? एक ही बार है ना, ठीक है। पॉइंटिंग 8 इज इक्वल्स टू 1। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? फेवरेबल कितनी बार है? एक ही बार है। टोटल कितने हैं स्पिनिंग में? 8, ठीक है। सेकंड, अ नंबर ग्रेटर देन 2 नंबर ग्रेटर देन 2। अब 2 से ज़्यादा कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हो गए। सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6/8, मतलब कि 2 3 और 2 4 क्या हो गया? 3/4। थर्ड, एन इवन नंबर। इवन नंबर कौन सा है? 1 2 3 4 इवन नंबर है ना। सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 4/8, दैट इज 1/2। डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ना वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, एक कार्ड अपन ले रहे हैं। टोटल कितने कार्ड्स हैं? 52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है, अब पहले थोड़ा सा समझ लो, कार्ड्स को थोड़ा देख लेते हैं अपन। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। 52 में हमारे पास 2 सेक्शन आ जाते हैं, एक ब्लैक सेक्शन आ जाता है और एक रेड सेक्शन आ जाता है। ठीक है, तो दोनों में मिला के होते हैं 26 कार्ड्स। उसमें अपने पास डिवाइड हो जाते हैं हमारे पास, एक हो जाएगा हार्ट, एक हो जाएगा डायमंड। रेड में हार्ट और डायमंड होता है, ठीक है। और इसमें हो जाएगा स्पेड एंड क्लब। और इसको आप डिवाइड करो तो कितने कुल मिला के हो जाएंगे? 13 इसके पास आ गए, 13 इसके पास, 13 यहाँ पे और 13 यहाँ पे। ठीक है, और अब यहाँ पे कार्ड्स होते कौन से हैं? देखो, एक होता है राजा, सब में राजा होगी, रानी होगी, ठीक है, गुलाम होगा, इक्का होगा और बाकी 2 से लेकर 10 तक के नंबर होंगे। ठीक है, तब जाके मिलाकर 13 कार्ड्स बनते हैं। ये आपको सब में दिखेंगे। चलो, तो अब देखते हैं क्या निकालना है। अ किंग ऑफ रेड कलर। अब रेड कलर 2 हैं तो 2 में लाल कलर के किंग होंगे। ठीक है, हार्ट का भी किंग होगा और डायमंड का भी किंग होगा। सो किंग ऑफ रेड कलर, तो कितने रेड कलर किंग हैं? 2 हैं। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 2/52। टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52 हैं। कटिंग कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/26। ठीक है, चलो सेकंड, अ फेस कार्ड। ठीक है, अ फेस कार्ड। अ फेस कार्ड क्या होता है? देखो, फेस कार्ड का मतलब चेहरा। राजा का चेहरा दिखता है, रानी का दिखता है और गुलाम का दिखता है। ये 3 चेहरे दिखते हैं ना अपन को। ठीक है, और ये तीनों टोटल कितने हो जाएंगे? देखो, 3 हार्ट में होंगे, 3 डायमंड में, 3 स्पेड में और 3 क्लब में। कितने हो गए? 12 हो गए टोटल। तो टोटल फेस कार्ड कितने हैं? 12 कार्ड्स हैं। ओके, सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 12/52। 4 की टेबल लगा दूँ, 4 3 12, 4 3 तो कितना आ गया? 13, 3/13। ओके, चलिए थर्ड क्या है? थर्ड निकालना है अपने को, द जैक ऑफ हार्ट्स। अब हार्ट में एक ही गुलाम होगा। ठीक है, तो इसमें 1 आ गया। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1/52। फोर्थ क्या है? फोर्थ है नॉट एन एस। ओके, इक्का नहीं होना चाहिए, इक्का नहीं होना चाहिए। अब चारों में एक एक इक्का रहेगा। ठीक है, तो 4 इक्के निकाल दो। तो टोटल में से 4 इक्के निकाल दिए, कितने बच गए? 48 बच गए। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 48/52। 4 की टेबल लगा देते हैं, 12/13। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, ठीक है, डिस्क है और डिस्क पे नंबर लिखे हुए 1 2 3 ऐसे करके 90 तक। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन रैंडम, ओके, पर टोटल नंबर ऑफ डिस्क लिख देते हैं। If one disk is drawn random from the box, find the probability that it bears, okay, a two-digit number. Two-digit number. अगर आप देखो बेटा 90 में 1 से लेकर 9 तक तो सिंगल डिजिट है और स्टार्ट होगा 2 डिजिट से, ठीक है। 10 से स्टार्ट होगा, 10 से लेकर 90 कितने नंबर हो जाएंगे? तो ये 9 नंबर हटा दो, 90 में से 9 चले गए, 9 सिंगल डिजिट वाले चले गए, तो कितने बच गए? 81। सो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 81/90। 9 की टेबल लगा दूँ, 9 9 ज़ा 81, 9 10 ज़ा, तो क्या हो गया? 9/10, ओके। सेकंड, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से होगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, चलता जाएगा। कहाँ तक? अगर आप देखो तो 90 तक जा रहा है, नंबर 90 तक है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, है ना। 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर 100, तो 9 तक जाएगा ना, ठीक है। कहाँ तक जाएगा? 81 तक जाएगा। 81 मतलब कितने नंबर हो गए? 9 नंबर हो गए, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर हो गए। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 9/90, मतलब कि 1/10, ठीक है। थर्ड, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। नंबर डिविजिबल बाय 5, अब 5 से डिवाइड करने वाला है। 5 की टेबल देख लो ना, पीछे क्या है? 90 आ रहा है, ठीक है। 90 को मैं 5 से डिवाइड कर दूँ, लास्ट नंबर पता चल जाएगा कितना है। 9 5 ज़ा कितना आएगा यहाँ पर? 4 18, तो टोटल कितने नंबर है जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं? 18 नंबर्स, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा? 18/90, तो 90 टेबल लगा था, 9 2 ज़ा, अच्छा सिंपल ना, 18 1 ज़ा 18 5 ज़ा, ओके, क्या हो जाएगा? 1/5। फोर्थ, मल्टीपल ऑफ 11। 11 का मल्टीपल, तो 11 नंबर होता है, 11 1 ज़ा 11, ओके, 11 2 ज़ा 22, ऐसे चलते जाओ, तो 11 8 ज़ा 88 और 9 ज़ा 99, पर अपने को 90 तक है, तो 88 तक जाएगा। 80 मतलब कितना हो गया? 8 नंबर हो गए ना, कितने हो गए? 8 नंबर हो गए, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 8/90। 2 की टेबल लगा दो, 2 4 ज़ा 245 ज़ा, डन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 डाइस आर थ्रोन एट सेम टाइम, ठीक है। 2 डाइस को हम सेम टाइम पे फेंक रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर्स अपेयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस। अब पहले तो आप जब 2 डाइस फेंकते हो तो उसका पहले आपको आउटकम बनाना पड़ेगा बेटा। कैसे बनाओगे? देखो, अगर पहले डाइस में 1 आए तो दूसरे में 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। 6 से आ जाएगा नहीं, टोटल 6 ही होते हैं, ठीक है। अगर 2 आता है, पहले डाइस में 2 आया तो दूसरे में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6, ठीक है। ऐसे करके अपन को 6 के 6 बनाना है। चलो बना देते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारे टोटल आउटकम्स आ गए 36, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या पूछ रहा है वो हमसे। ओके, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, या फाइंड द प्रोबेबिलिटी हैविंग द सेम नंबर्स। टॉप पे सेम नंबर्स होने चाहिए। अब सेम नंबर्स कहाँ कहाँ पे है? 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 में 6 नंबर्स जा रहे हैं सेम, ठीक है। तो सेम नंबर्स कितने हैं? 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 6/36, दैट इज़ 1/6, ओके। सेकंड नंबर देख लेते हैं क्या है। द प्रोडक्ट इज़ 6, ओके। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 6, मतलब कि दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो और उनका मल्टीप्लाई क्या मिलना चाहिए? 6 मिलना चाहिए। तो देखो, 6 1 ज़ा 6, फिर आएगा 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6,
ओके 6 1 जा 6 और तो किस में आएगा 5 के टेबल 6 तो आता नहीं, मल्टीप्लाई करना है ना, 4 में भी 6 नहीं आएगा तो कितने आ गए 1 2 3 और ये 4, ठीक है कितने आ गए 4 नंबर्स आ गए। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 4/36 मतलब कि 1/9, ठीक है। नाउ थर्ड का कह रहा है देयर सम इज 7, ठीक है प्लस कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए, प्लस 7 होना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं। ओके 6 + 1 7, 5 + 2 7, 2 + 5 7, 3 + 4 7, 4 + 3 7, 5 + 2 7, 6 + 1 7, कितने नंबर हो गए 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 नंबर। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 6/36 मतलब 1/6, ठीक है। चलो एक लास्ट 4th नंबर, देयर सम इज़ द प्राइम नंबर, सम प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। प्राइम नंबर देखो 2 + 1 3 प्राइम हो गया, 4 + 1 5 प्राइम हो गया, ओके 6 + 1 7 प्राइम हो गया, 2 + 1 3 प्राइम हो गया, ये 5 आ गया प्राइम में, 7 आ गया प्राइम में, ये 5 प्राइम में आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ओके डन। देन 4 + 1 5 प्राइम में आ गया, 7 आ गया, 9 नहीं आएगा, ये हो गया 10 नहीं, ये नहीं, ठीक है। फिर ये 7 आ गया, 9 नहीं 5, ये 6 + 1 11, ये 5 में आएगा, 6 + 5 11, 6 + 1 7, ये 8 9 10, ओके। चलो ब्लू कलर वाइट काउंट करो कितने हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है कितने हो जा रहे हैं 14 हो जा रहे हैं। सो सम इज प्राइम नंबर कितने हैं 14। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 14/36, 2 की टेबल लगा देते हैं, 2 7 जा और 2 18 जा, डन, ठीक है ना बच्चों। लास्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे आपके तीनों चैप्टर कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएंगे और मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ बेटा जो मैं आपको क्वेश्चन सिखाए अगर आपने इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया, आपके अगर 25 में से 25 ना आए ना तो मुझे बताना, आप लिटरली मुझे कमेंट में बताना। बट कंडीशन है कि जो मैंने सम्स करवाए हैं आप उसको शिद्दत से प्रैक्टिस करोगे, मतलब करोगे, ठीक है। तब भी अब आपने खाली ऐसे वीडियो देख के चले गए फिर आपने बोला मैम नहीं आए, तो ऐसा नहीं ना, वो प्रैक्टिस करना 30 के 30 नंबर अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए ना, और जैसे मैंने आपको समझाया वो समझ कर अपने रटना नहीं है, ठीक है, समझ के प्रैक्टिस किया है तो देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कोई और नंबर दे सकते हैं, सीधी बात मैं पहले बता रही हूँ। बट अगर आपने ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए ना आप पेपर फोड़ के आओगे। तो चलो लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपका यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो जाएगा, फिर हम लोग एसएस वाला वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूँगी कल, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है देखो, फाइंड द जीरोस ऑफ p of x 4s² - 4s + 1 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो p of x है अपने पास 4s² - 4s + 1, सो देयरफॉर 4s² - 4s + 1 = 0, ओके। मैंने बताया था लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 1 जा क्या आया 4, और 4 किसकी टेबल में आता है मैम, अब बोलोगे मैम 2 2 जा 4 आता है और 1 4 जा 4 आता है, तो कुछ आता ही नहीं है। और अपन को मिडल में क्या चाहिए 2 4 चाहिए, तो 2 + 2 4 हो जाएगा, तो ये वाला करेक्ट अपना है, ठीक है। क्या कर लेंगे मैंने बताया अभी कि फर्स्ट लिखो, साइन लगा दो, नंबर ले लो, हालांकि ये दोनों सेम नंबर है, अदरवाइज अपन ग्रेटर नंबर लेते हैं, तो वी हैव द सेम नंबर 4s माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, नेक्स्ट नंबर लिख दो 2s और पीछे वाला एज इट इज़, ठीक है। 4 4 के फैक्टर्स आगे 2 2 ग्रुप बन गया, तो यहाँ पे 2s कॉमन आएगा, 2s - 1, यहाँ पे -1 कॉमन आ जाएगा, 2s - 1 माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो एक ब्रैकेट आ गया 2s - 1, दूसरा भी ब्रैकेट आ गया 2s - 1, 2s - 1 = 0, तो s = 1/2। अब इसमें भी सेम ही होगा ना, s = 1/2, ठीक है। सो नाउ let alpha = 1/2 and beta = 1/2।
क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग 4s², यहाँ पे s आएगा सॉरी, ठीक है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। कंपेयर कर लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c के साथ, तो a की वैल्यू क्या आ गई 4, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1। ओके, चलो रिलेशन बना लेते हैं। फर्स्ट सम ऑफ ज़ीरोस, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, अल्फ़ा इज़ 1/2, बीटा इज़ 1/2, माइनस b की जगह पर -4, a की जगह पर 4। सेम डिनोमिनेटर है तो ऊपर नंबर्स प्लस कर लो, 1 + 1 और कॉमन डिनोमिनेटर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 + 1 2, 2/2 इज इक्वल्स टू 4/4। कटिंग कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 1, 4 1 ज़ा 4। ठीक है, डन। नेक्स्ट सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। ठीक है, सो अल्फ़ा क्या है 1/2 इंटू बीटा 1/2, c क्या है 1 और a क्या है 4, तो 1 × 1/2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 1/4। मल्टीप्लाई में इसके नीचे आने पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस में था इसके लिए कॉमन डिनोमिनेटर, कंफ्यूज मत होना। 1 1 ज़ा 1, 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4। वेरीफाइड। ठीक है बेटा, डन। सो यहाँ पे आपके एकम कसौटी के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। तो मिलते हैं हम लोग अभी एसएस वाली वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जैसे मैं आपको ये एकम कसौटी बता रही हूँ वैसे मैं आपको हाफ ईयरली के क्वेश्चंस जो होंगे वो बताती जाऊँगी। तो आपको मेरे यहाँ से बहुत ऑथेंटिक मटेरियल मिलेगा। सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड चैनल के साथ बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।